Hello my dear friends, today we are going to start our general aptitude problem solution part A for the NET December 2014 paper, and the question 1 is a lunch dinner pattern of a person for M days is given below. He has a choice of veg or a non-veg meal for his lunch dinner pattern. So these are the four statements. Using these four statements we can find the what is am. Okay, so the first is, if he takes a non-veg lunch he will have only veg for dinner. Second, he takes a non-veg dinner for exactly 9 days. Third is, he takes veg lunch for exactly 15 days. And fourth is, he takes a total number of non-veg meals. Okay, so the total number of non-veg lunch is what? We can find the total number of non-veg lunch. Total number of non-veg lunch. So total number of non-veg lunch we can find from the uh, equation number statement number 2 and the statement number 4, because the statement number 2 says he take non-veg dinner for exactly 9 days, and the statements 4 says that he takes total number of 14 non-veg meals. So if subtract 9 days, this 9 days means 9 lunch non-veg dinners. Okay, so 14 minus 9 is the 5. So 5 लंच. ओके, सो 5 लंच वो लेता है नॉन वेज. ओके, क्योंकि यहाँ पे नॉन वेज डिनर का टोटल नंबर ऑफ नॉन वेज मील दिया था. सो उसमें से डिनर वो कितने लेता है, मतलब 9, एग्जैक्टली 9 डेज ही टेक्स डिनर, एंड फॉर रिमेनिंग 5 days he takes non veg lunch. Okay, now the using statement 3 we can say that veg lunch for exactly 15 days. So he takes veg lunch for 15 days. So non-veg is 5 for 5 days and veg is for 15 days. So total number of lunch is क्या हो जाएगा? Total number of lunch is equals to 15 plus 5 is equals to 20. ओके, सो फ्रेंड्स हमें यही फाइंड आउट करना है. सो टोटल नंबर ऑफ लंच ही हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज है. फॉर दैट ही कैन कंटिन्यू हिज लंच डिनर पैटर्न. सो एम इज इक्वल्स टू 20. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. ओके, सो 20 आएगा एम का वैल्यू. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, two locomotives are running towards each other with speeds of 60 and 40 km per hour. An object keeps on flying to and fro from the front tip of the one locomotive to the front tip of the other with a speed of 70 km per hour. So after 30 minutes the two locomotives collide and the object is crushed. So what is the distance the object being covered before being crushed? Okay, सो ऑब्जेक्ट ने क्रश होने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हमें फाइंड आउट करना है. सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड आउट करना है. तो टाइम हमें दिया गया आफ्टर 30 मिनट्स जो है वो दोनों लोकोमोटिव्स जो है वो कोलाइड हो रहे हैं. सो पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं फ्रेंड्स. सपोज ये एक वन लोकोमोटिव है. ओके, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, सो ये दूसरा लोकोमोटिव है. ठीक है, सो दिस इज़ फर्स्ट लोकोमोटिव एंड दिस इज़ सेकेंड लोकोमोटिव. और जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक लोकोमोटिव्स के फ्रंट टिप पे से फ्लाई हो रहा है. ठीक है, सो सपोज हम सपोज कर लेते हैं ये कोई बर्ड है जो कि फ्लाई कर रहा है किसी एक लोकोमोटिव के फ्रंट टिप से टू एंड फ्रो. ओके, सो इसका स्पीड कितना है, सपोज इसका एक 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर हम ले लेते हैं, और इसका 40 किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, और इसका स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर है. ओके, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जो बर्ड है उसका स्पीड जो है वो इन दोनों से ज़्यादा है. ठीक है, और आफ्टर 30 मिनट्स, दैट इज़ 30 मिनट मतलब हाफ एन आवर. ओके, सो हाफ आवर के लिए जो है वो हाफ आवर के बाद जो है वो ये दोनों कोलाइड करते हैं तो ये क्रश हो जाता है. तो हमें क्या बोला गया है कि आफ्टर 30 मिनट्स द टू लोकोमोटिव्स कोलाइड एंड द ऑब्जेक्ट इज क्रस्ड. सो उससे पहले उसने कितना डिस्टेंस
कवर किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे लोकोमोटिव्स जो दिए गए हैं 2 लोकोमोटिव्स, उनकी स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, वो मतलब रिलेटिव ही नहीं है टू द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। सो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ उनका कोई रिलेशन ही नहीं है। सो हमें क्या करना है, सिंपली डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो हमें किसका डिस्टेंस फाइंड आउट, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द मतलब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। सो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का स्पीड आएगा दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय द टाइम। सो टाइम इज इन आवर, हमें 30 मिनट्स में दिया गया तो 30 मिनट इज हाफ आवर होता है। सो 1/2 आवर, ओके। सो आवर गेट कैंसिल आउट एंड डिवाइड बाय 2 इज 35। सो 35 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है जो कि कवर किया है उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ने। जब 2 लोकोमोटिव क्रश हो जाते, मतलब 2 लोकोमोटिव एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो वो क्रश हो जाता है, उससे पहले उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है a sphere is made up of very thin concentric cells of increasing radii, okay। सो कॉन्सेंट्रिक सेल्स का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही सेंटर होता है उनका, और मतलब उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे स्पीयर्स हैं इंक्लूडेड हैं विथ ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस। सो उनकी रेडियस जो वो इंक्रीज हो रही है लाइक दैट। सो ये मतलब एक स्पीयर है इसका, मतलब और फिर दूसरा स्पीयर है, तो इसका सेंटर दोनों का सेम ही है, ठीक है। फिर एक थर्ड स्पीयर है, मतलब ये सेल बना रहा है एक तरह से, और इनकी रेडियस जो है इंक्रीज़ हो रही है। इसकी कम थी थोड़ी, फिर इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी, क्योंकि सेंटर दोनों का मतलब तीनों का सेम है। फिर इसे फोर मतलब ऐसे डिफरेंट मतलब कोई कॉन्सेंट्रिक सेल से बना हुआ एक स्पीयर है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, लीविंग नो गेप्स। तो मैंने यहाँ पे गेप रखा है लेकिन यहाँ पे उसने गेप नहीं रखा है, ठीक है। सो सपोज ऐसे, मतलब यहाँ पे थोड़ा गेप रह जा रहा है लेकिन यहाँ पे गेप नहीं होना चाहिए। सो बीच में मैंने गेप रखा है बट गेप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से वो मतलब स्फीयर बना रहा है। सो द मास ऑफ एन आर्बिट्रेरीली चूजन सेल इज़ व्हाट। सो मतलब हम इनमें से कोई भी आर्बिट्रीली एक मतलब सेल चूज़ कर लेते हैं तो उसका मास किस पे डिपेंड करेगा। सो ऑप्शन ए बोलता है इक्वल्स टू द मास ऑफ द प्रिसीडिंग सेल, प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, ओके। सो फ्रेंड्स अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि गैप नहीं रहता है बीच में, तो गैप नहीं रह रहा है तो दैट्स वाई डेंसिटी जो है वो सबका सेम रहेगा। सो वैसे भी हमें पता है कि मास जो क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, ओके। सो इनका मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, बाय बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ऑल आर दी सेम। सो इनका डेंसिटी सेम है, ठीक है, ओके। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, ओके। सो सेल के वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में होगा, मतलब सेल से जो स्पीयर बन रहा है उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द मिसिंग लेटर। सो मिसिंग लेटर हमें फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। तो पहले हम ये बना लेते हैं, मतलब जो लेटर का जो पैटर्न बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये ऐसे बना लिया जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ओके। सो मैंने ऐसा ही बनाया है ना, ओके। सो सिमिलरली मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो पहले हम देख लेते हैं, ये ए है, ये सी है, तो बीच में क्या रह गया है, बी रह गया है, ओके। सो बी सी एंड डी, इसमें क्या रह गया है, डी, ओके। फिर ई एफ, ओके, जी, देन एच, देन आई, जे, के, एल, एम, एन, यहाँ पे ओ आएगा, ठीक है। अभी हम ओ लिख देते हैं, अभी ओ आएगा कि नहीं अभी हम कंफर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मतलब अगर बीच में से कहीं पे ये पैटर्न रॉन्ग हो गई तो हम यहाँ पे ओ नहीं लिख सकते ना, दैट्स वाई ओ। फिर यहाँ पे पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, फिर यू, फिर वी,
W X Y Z A, वापस से स्टार्ट हो गया P C D एंड E। सो हमारी पैटर्न यहाँ तक मतलब एंड तक यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे करके बिल्कुल सही जा रही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे है वो O आएगा। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया अ पर्सन सेल्स 2 ऑब्जेक्ट्स एट 1035, दैट इज 1035 पर ईच। ओके, मतलब पर ईच मतलब एक ऑब्जेक्ट को वो 1035 रुपीज़ पे सेल करता है और दूसरे ऑब्जेक्ट को भी 1035 रुपीज़ पर सेल करता है। ओके, सो वन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही सफर्स अ लॉस ऑफ 10%। ओके, सो एक ऑब्जेक्ट पे उसको 10% का लॉस होता है, वाइल ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट ही गेन्स 15%। ओके, सो 15% का उसको गेन होता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे। सो व्हाट इज़ हीज नेट लॉस और गेन इन परसेंटेज। सो टोटल उसको ओवरऑल उसको नेट मतलब जो होता है नेट उसको लॉस होगा या गेन होगा। अगर वो लॉस होता है तो कितने परसेंटेज, अगर गेन होता है तो कितने परसेंटेज, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो फ्रेंड्स हमें गिवन क्या है, SP गिवन है। ओके, सेलिंग प्राइस। ओके, क्योंकि वो सेल कर रहा है ना ऑब्जेक्ट को। सो SP ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज व्हाट 1035 रुपीज़। ओके, एंड SP ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है हमें, वो भी 1035 रुपीज़ दिया गया है। ओके, सो अब हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर दी लॉ, दो फार्मूलाज हैं फॉर दी लॉस एंड फॉर दी प्रॉफिट। सो पहले हम लॉस, क्योंकि 10% लॉस हो रहा है ना उसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे, सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम लॉस का फॉर्मूला लिख देते हैं। लॉस इज इक्वल्स टू, और लॉस परसेंटेज में है ना, सो लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जो मतलब लॉस है वो परसेंटेज में गिवन है, दैट्स वाई। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लॉस कितना हो रहा है, उसको 10% का हो रहा है ना। सो 10 इज इक्वल्स टू SP कितना है 1035 रुपीज़ है, माइनस CP हम मतलब सपोज कर लेते हैं X है, ठीक है, और X, ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। सो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 1035 माइनस 100x। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, sorry friends, I made a mistake here. Okay. So I written the formula is wrong. Okay, sorry for that. So formula मैं वापस लिखती हूँ, लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। जब लॉस होता है ना तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, सो दैट्स वाई CP माइनस SP। ओके, एंड डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सो नाउ दिस इज करेक्ट। ओके, सो लॉस हमें क्या हो रहा है 10% का हो रहा है, तो 10 इज इक्वल्स टू CP इज वॉट X माइनस SP इज वॉट 1035 रुपीज़ डिवाइड बाय X इंटू 100। ओके, सो 10x इज इक्वल्स टू 100x माइनस 103500। सो इसको हम यहाँ ले आते हैं, उसको यहाँ ले आते हैं। सो 103500 इज इक्वल्स टू 90x। सो x इज इक्वल्स टू, अल्टीमेटली आप इसको कैंसिल कर लीजिए 90 से, तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 1150 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया है फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए जो सेलिंग प्राइस था वो गिवन था, तो हमने कॉस्ट प्राइस भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करते हैं। सो जैसा कि हमें बोला गया है कि सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए हमें प्रॉफिट मिल रहा है, सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए प्रॉफिट के लिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, सो प्रॉफिट कितना हो रहा है 15% हो रहा है, दैट इज़ 15
परसेंटेज को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑलरेडी। एंड एस पी इज़ वॉट 1035 1035 माइनस एस पी, यहाँ पे सी पी हम वो मतलब एक्स नहीं मतलब कंसिडर कर सकते क्योंकि ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए जो एस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे लॉस हो रहा था, तो यहाँ पे एस सी पी जो है हम वाई कंसिडर कर लेते हैं, डिवाइड बाय वाई इंटू 100। सो 15y इज इक्वल्स टू 103500 माइनस 100y। दिस इम्प्लाइज 115y इज इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ ले गए ना तो ये 1035 हो गया 00। सो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जब आप इसको 115 से कैंसिल कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900 जितना आ रहा है, ठीक है। सो 900 रुपीज़ आ रहा है सी पी फॉर दी सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम टोटल सी पी निकाल लेते हैं, ठीक है। सो टोटल सी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो था कितना था फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए 1150 था प्लस 900, ओके। सो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 2050, ओके। सो 2050 रुपीज़ इज़ द टोटल सी पी फॉर दीज टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल सी पी जो है वो ये उतना हो रहा है। अब टोटल एस पी कितना है, टोटल एस पी इज इक्वल्स टू 1035 प्लस 1035 क्योंकि दोनों का ही सेम है ना। सो ये कितना हो जाता है 5509 70 और ये 20। सो आप देख सकते हो कि एस पी जो है वो सी पी से ज़्यादा है। सो यहाँ पे गेन ही हो रहा है, हमें लॉस तो हो नहीं रहा है, टोटल ओवरऑल जो है वो हमें गेन हो रहा है। सो हमें पता चल गया गेन हो रहा है, बट हमें गेन का वैल्यू परसेंटेज में फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, गेन इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू क्या होता है एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100 होता है। यही तो फॉर्मूला होता है गेन और प्रॉफिट, ओके। सो गेन और प्रॉफिट आर सेम। सो एस पी इज इक्वल्स टू वॉट 2070 माइनस सी पी इज इक्वल्स टू 2050 एंड डिवाइड बाय 2050 मल्टीप्लाई बाय 100। सो अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स तो ये क्या आ जाएगा 20205 समथिंग आ रहा है, और इसकी वैल्यू जो है वो हम लेस देन 1% आ रही है, ठीक है। सो जो परसेंटेज गेन है वो लेस देन 1% है। सो ऑप्शन नंबर लेस देन गेन, ओके। सो यहाँ पे लेस देन 1% लॉस भी लिखा हुआ है। सो बी केयरफुल फॉर दी ऑप्शन। सो यहाँ पे बी में जो है वो लेस देन 1% गेन बोला गया है। सो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। सो गेन हमें इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा एस पी जो है ऑब्जेक्ट का दोनों का नेट एस पी जो है वो नेट सी पी से ज़्यादा आ रहा है। सो दैट्स वाई देयर इज़ गेन एंड द गेन इज़ बाय 1%, बाय लेस देन 1%, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब पार्ट 2 के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।